Hello, dear parents and dear student. Me, Manish Chaudhary, the founder of Uprise, an online platform to foster the future of my dear students. मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि दैट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से वो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के फ्यूचर को बदलने वाली है, किस तरीके से पढ़ाई का सिस्टम चेंज होने वाला है और क्या कुछ सहूलियतें उनके साथ ऐड होने वाली हैं जो शायद हमने अपने टाइम पे नहीं देखी थी। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के टाइम पर, ताकि मैं एक एक चीज़ें जो आपको समझा रहा हूँ, जो रिफाइन करके मैंने अपने नॉलेज से निकाला है, वो सारी चीज़ें मैं अपने डियर पेरेंट्स को समझा सकूँ। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी आने वाले चेंजेस हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो इस तरीके से हैं, जो मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि हाँ क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सिखाने का मतलब पेरेंट्स खुद में सीखे सिखाए होते हैं, दे आर द बेस्ट ट्यूटर ऑफ देयर बॉड्स देयर किड्स। तो मैं सिर्फ आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि हाँ अभी की डेट में, इस बदलते हुए परिवेश में, इस बदलते हुए टाइम में, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होने जा रहा है 34-35 सालों बाद, तो हमें क्या कुछ सावधानी रखनी है और क्या कुछ हमें अपने बच्चों को देना है। तो एक बहुत नया सा कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया है, 5+3+3+4। सबसे पहले हम अगर समझते हैं कि ये किसके रिप्लेसमेंट में आया, तो सबसे पहले ये इसके रिप्लेसमेंट आया कि हमको पता था कि 10+2 होता है, 10 हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल इंटर। इन्होंने इसको छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटा है कि जब भी हम कोई चीज़ छोटी कर देते हैं तो उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके लिए हम बेहतर तरीके से पॉलिसी बना सकते हैं और उसमें हम बेहतर तरीके से रिजल्ट को एनालाइज कर पाते हैं कि क्या वाकई हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको अभी सिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि हाँ ये 5-3-3-4 होता क्या है। सबसे पहले जो मेरी थीम है, जो मैंने एनालाइज की है कि जो आने वाली ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो पूरी तरह से 8 से 10 सालों में लॉन्च हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसका जो थीम है वो यही है कि दैट ट्रांसफॉर्मिंग माइंड एंड एम्पावरिंग द फ्यूचर्स। बच्चों के माइंड को ट्रांसफॉर्म करना एंड दैट उन्हें फ्यूचर रेडी बनाना। सो माई अप्रोच इज टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग विद अ इंटेलेक्चुअल अप्रोच फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, फिर मैं स्कूली एजुकेशन में क्या आने वाले चेंजेस हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको हायर एजुकेशन में लेके जाऊंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कंप्लीट आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने वाली इंफॉर्मेशन है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने जरूर रहिएगा, सुनिएगा जरूर और कोशिश कीजिएगा कि हाँ दैट आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जुड़ने के लिए बहुत कोशिश करूंगा कि हाँ दैट मैं एक एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम को बता सकूं, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको दूर कर सकूं। कुछ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सबसे पहले जो लॉन्च हुई थी 68 में, 68 के बाद इसमें चेंजेस आए 1986 में। आप यहाँ पर देख सकते हो 1986 में इसमें दूसरी बार जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद जो चेंजेस आए वो अब जाके आ रहे हैं, मींस 86 के बाद एक लंबा सा टेन्योर हो गया है, जब 2020 में इस गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए कोई पॉलिसी लॉन्च की है। तो हम ये समझते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो इंडिया को एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का। अभी भी हम देखते हैं कि दैट जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो गई, चाहे वो फेसबुक हो गई, चाहे वो ट्विटर हो गई, चाहे आप अगर दूसरे कंट्रीज की बात करो तो उसके देश प्रमुख हो गए, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको आज सुनाई देते हैं कि हाँ दैट वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आज की डेट में सिचुएशन है तो आप सोच सकते हो कि आने वाले 20 सालों में ये कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जब हर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए हर पर्सन एक इंडियन होगा। ठीक है, तो मैं मेन फोकस करूंगा आपको कि हाँ दैट कि किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने बच्चों को, अपने इस देश के युवा को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो फर्स्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे की जो क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको निखार के बाहर लाना। जो करिकुलम चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन्स हमको पता होता है, हमें एक कंस्ट्रेन होता है, हमारे सामने एक बैरियर होता है कि हमको इतने परसेंट लेकर आएंगे तब हमको साइंस पढ़ना है, हम इतने परसेंट लेके आएंगे तो हमको आर्ट पढ़ना है, हम इतने परसेंट लेके आएंगे तो हमें मैथ्स पढ़नी है।
हम अगर मैथ्स में कम नंबर पाएंगे तो हमें बायोलॉजी पढ़नी है। तो ये सारी जो कंस्ट्रेंट थे, बैरियर थे, उसको हटाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है इसमें, कि दैट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है बच्चों को। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, उन्हें तुरंत आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन समझ में आ सके, आने वाली प्रॉब्लम, आने वाले टफ कंडीशन को या टफ टाइम को कैसे हैंडल करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को बच्चों के अंदर इंक्लूड किया जा सके। चौथा जो इसमें मेन फोकस किया गया है वो लैंग्वेज की जो बैरियर थे उसको ख़त्म किया गया है। लैंग्वेज की जो बॉर्डर थे कि हाँ दैट इस साइड का अगर हमारी हिंदी बेल्ट का बच्चा है तो उसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर हमारा साउथ साइड का बच्चा है तो उसको शायद हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो क्या कुछ पीछे इसके छुपा हुआ है कि हाँ, जो अभी तक इस देश के शिक्षा सिस्टम में लागू नहीं हो सका था, तो उस चीज़ों को भी इसमें बहुत अच्छी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। एंड दैट इंक्लूजन, इस इंक्लूजन का मतलब ये है कि दैट जो बच्चे हैं, हम देखते हैं कोई 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, कोई 10 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, कोई इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके पास एक मुश्त टाइम नहीं होता है। कई बार हर परिवार की जिम्मेदारियां, हर परिवार की कंडीशन ऐसी होती है कि दैट बीच रास्ते पे उन्हें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा होता है बट घर पे अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मजबूरी आ जाती है तो उसे अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ती है और कमाने के साधन ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन क्या अगर 2 साल बाद ये स्थिति सही हो जाती है तो वो बच्चा दोबारा पढ़ना चाहे तो हम नहीं पढ़ा सकते उसे? हम पढ़ा सकते हैं, बट इस आने वाले एजुकेशन पॉलिसी में इसको सोचा गया है, इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी तक अगर हम 12th कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन में या इंटर के 11th में हैं और हमारे घर पे अनफॉर्चुनेटली किसी तरह की आपदा आ जाती है, किसी तरह की टफ कंडीशन आ जाती है और अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो दोबारा फिर से हमें 11th करना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन हमने सेकंड ईयर में छोड़ दिया तो फिर से हमको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट थे जिसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सुलझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें था। स्कूली जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 में था। हम सबको पता है कि हाँ, ये 10 हाई स्कूल होता था और उसके बाद 2 साल का इंटर होता, तो उसको रिप्लेस किया गया किससे? 5+3+3+4 फॉर्मेट से। अब ये 5+3+3 फॉर्मेट क्या है? पहले 5 साल को बच्चा 3 साल प्री स्कूल में पढ़ेगा, इसको हमने फाउंडेशन स्टेज बोला है। ये 2 साल जो हैं बच्चा क्लास 1 एंड क्लास 2 में पढ़ेगा। तो इस टोटल 2+3 को मिला के 5 बोला गया है और ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज में बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं डालना है, उसे उसकी मातृभाषा में सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिर आता है स्टेज 2 जो कि 3 साल का है। ये 3 साल कैसे होंगे? जब बच्चा क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 में पढ़ेगा। देन अगेन 3 ईयर, ये 3 साल कौन से हैं? जब बच्चा हमारा क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 में पहुंचेगा, इसको इन्होंने मिडिल स्टेज बोला है। एंड देन इसके बाद 4 साल, ये 4 साल कौन से हैं? इस किसी भी बच्चे के या किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 साल होते हैं जब बच्चा हमारा ग्रो कर रहा होता है। क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड इसको इन्होंने सेकेंड स्टेज बोला। तो ये 4 स्टेजें हैं जो हमारे बच्चों को इस आने वाले नए टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ इस फाउंडेशन स्टेज में होगा क्या। अगर हम गांव देहात की बात करते हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी होता है, ठीक है, बाल वाटिका होती है। शहरों की बात करें तो जहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो 3 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चा इन्हीं सारे सिस्टम में अपने आप को पाएगा। मीन्स वो प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा या आंगनवाड़ी केंद्र जाएगा और इस 3 से 6 साल की उम्र में उसको जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना बच्चों को उंगली चलाना सिखाना, पेंसिल पकड़ना सिखाना, वो सारी चीज़ें बच्चा यहीं पर आके सीखता है। 3 साल की उम्र होती है जिसमें बच्चे को सीखने की एक समझ हो जाती है कि हाँ, ये हमको बताया जा रहा है। तो इस 5 साल को जो फाउंडेशन स्टेज है उसको 2 सेगमेंट में ब्रेक किया गया। एक 3 साल जो कि हमारी तीसरी उम्र से लेकर 6ठे साल तक होगी। उसके बाद जब बच्चा 6ठे साल में होगा तब वो पहली क्लास में जाएगा और 8वीं तक वो क्लास 2 में पढ़ेगा। इसके बाद आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 साल की है, जिसमें 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा और 11 साल का बच्चा,
क्लास 3, 4th एंड 5th में जाएगा। आप एक बहुत अच्छी सी गणित समझ सकते हैं कि दैट 6 साल में हमारे बच्चे का मानसिक दिमाग इस लायक होता है कि वो कक्षा 1 के जो पाठ्यक्रम है उसको समझने के लायक कैपेबल हो सके। हमारे यहाँ एक कल्चर है बहुत कि बच्चे की उम्र बढ़ा के दिखा देते हैं और उसके बाद फिर उसको छोटी क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं कि हाँ चलो बच्चा उम्र में, वास्तविक उम्र में बड़ा हो जाए लेकिन वो रहे छोटा ही। इसकी सोच बहुत अच्छी है। इसकी सोच पीछे क्या है कि हर एक पेरेंट चाहता यही है कि दैट कोई हमारे बच्चे को कमजोर ना कहे, कोई हमारे बच्चे को ये ना बोले कि इसको ये चीज समझ में नहीं आती है, दिमाग से कमजोर है। इसलिए हम चाहते क्या है कि वो 8 साल का हो जाए तब वो क्लास 1 में पहुंचे। अगर हम छिपा सकते हैं तो उसकी एज को छिपा लें। तो ऐसा करने की कुछ जरूरत है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जितनी भी स्टडी हुई है, वो यही बोलती है कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो क्लास 1 के पाठ्यक्रम को समझने के लिए पूरे वर्ल्ड में परिपक्व हो जाता है। ठीक है। तो इस जो प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ से बच्चों के एग्जाम शुरू होंगे। कई बार होता है पेरेंट्स बहुत परेशान, क्लास 1 में मेरे बच्चे के नंबर कम है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? क्लास 1 में उसके नंबर से आपको क्या प्रॉब्लम है? वो सिर्फ सीखने जा रहा है, वो कंपटीशन लड़ने नहीं जा रहा है। प्लीज़ इस बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि दैट बच्चों के मार्क्स के पीछे किसी भी तरह की टेंशन लेना आप छोड़ दीजिए। देन इस एज ग्रुप में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दैट उनको पेपर से, उनको छोटे छोटे डॉट से, उनको छोटे छोटे एलिमेंट से जोड़ना, घटाना, कलर बताना, उनको ड्राइंग बताना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी इस स्टेज में, जो कि आने वाले टाइम में हर स्कूल का हिस्सा होगी। फिर मिडिल स्टेज हमारी आती है जहाँ पे बच्चा जो है हमारा क्लास 6, 7th है, 8th में पहुंचेगा। यहाँ पे कुछ दो चीज़ें बहुत अच्छी इंक्लूड की गई हैं। एक, कोडिंग। कोडिंग कैसे? कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को काम करने का आदेश देना, कोडिंग इसी को कहते हैं। कोडिंग कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। कोडिंग सिर्फ इसी को कहते हैं कि हमको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे कि भाई अगर हम 2 और 2 लिखें तो उसको जोड़ के 4 कर देना। तो उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना ही कोडिंग कहलाता है। और ये कब से इंक्लूड हो रही है? एक मिडिल स्टेज में हो रही है, जब बच्चा हमारा 12 साल का हो रहा है, क्लास 6, 7th एंड 8th में लगातार वो पहुंच रहा है। तो दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फर्स्ट वन इज कोडिंग एंड अनदर वन इज वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल का मतलब क्या हुआ? व्यावसायिक पाठ्यक्रम। वोकेशनल एजुकेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम। मीन्स बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा हुनर जरूर सीखना चाहिए जिससे वो अपनी हॉबी पता कर सकें। वो ये पता कर सके कि हाँ उनको वाकई में पसंद क्या है, या पढ़ाई के अलावा अगर उनका कहीं दिमाग लग रहा है तो वो कहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो इसके लिए ये दो बहुत खूबसूरत पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, एक कोडिंग और दूसरा हमारा वोकेशनल। फिर सॉरी, कोई ना कोई एक इंडियन लैंग्वेज, अगर हमारे हिंदी बेल्ट में आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश के साथ में वो कोई तीसरी लैंग्वेज सीख सकता है। अगर वो हमारे वेस्टर्न पार्ट में आ रहा है तो वहाँ पर वो इंग्लिश हिंदी के साथ मराठी सीख सकता है। अगर हमारे साउथ साइड में आ रहा है तो तमिल इंग्लिश के अलावा अगर वो चाहे तो संस्कृत भी सीख सकता है। तो एक लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बच्चों को दी गई है। देन इसके साथ ही साथ 10 डे का इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये 10 डे का इंटर्नशिप प्रोग्राम, जैसे हम लोग को पता होता था कि पेरेंट्स को भी खास तौर पे याद होगा कि इंटर्नशिप होती क्या है, कि किसी भी तरह के व्यवसाय में, किसी भी तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किस तरह की औद्योगिक ट्रेनिंग होती है, किस तरह की साक्षात ट्रेनिंग होती है कि हाँ बच्चा उस मशीन को या बच्चा उस परिवेश को देख सके कि हाँ काम आखिर होता कैसे है। तो ये वोकेशनल एक्सपर्ट, वोकेशनल एक्सपर्ट किसको हम बोलेंगे? जो हमारे कारपेंटर हैं, जो गार्डनर हैं, जो पॉटर्स हैं, जो कुम्हार हैं, जो माली हैं, कारपेंटर हो गए, या जो फिटर हो गए, या जिनको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बच्चों को हमें ये प्रेरित करना है, बच्चों को ये हमें प्रेरणा देनी है कि हाँ बेटा, कोई भी काम आप किसी आदमी के काम करने के तरीके से मत सोचो कि हाँ वो आदमी छोटा है या बड़ा है। तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से इस आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। फिर हमारी जो सेकेंडरी स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एज 15 से लेकर 18 तक सबसे खतरनाक एज, जिसमें हमारे बच्चों को हमारी सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा केयर एंड सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th, बोर्ड एग्जाम जो 10th एंड 12th के थे वो सेम रहेंगे। बोर्ड एग्जाम कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट नॉर्मल। एक फ्लेक्सिबिलिटी और दे दी गई है कि 12th वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो बच्चा 2 बार दे सकता है।
मीन्स अगर किसी एक एग्ज़ाम के दौरान उसकी तबीयत खराब है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरी बार अटेम्प्ट करके अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकता है। So student will be given the student will be given a second chance at the board exam to improve their score. Then सबसे important, there is a no hard separation between art, कॉमर्स एंड साइंस। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट ऐसा हो गया कि दैट वो कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट है उसको पढ़ना चाह रहा है या कॉमर्स में उसका इंटरेस्ट है, ही कैन चूज। अगर बच्चे को मैथ समझ में आ रही है लेकिन फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, वो बायो लेना चाह रहा है, ही कैन डू। ठीक है, तो एक जो ये सेपरेशन होता था, आर्ट साइड का बच्चा है, ये साइंस साइड का बच्चा है, ये कॉमर्स साइड का बच्चा है, तो ये हार्ड सेपरेशन अब नहीं रहेगा। बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो इनमें से किसी भी तरह के सब्जेक्ट को या करिकुलम को चूज कर सकता है। ये टाइल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा पहले का सिस्टम 10+2 का था, वो अभी की डेट में किस तरीके से करके 5, 3, 3 एंड 4 में चेंज हो गया है। यहाँ फिर क्या चीज़ इसमें जो फोकस की गई, दैट ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कैसे, किस तरीके से फोकस किया जा रहा है और क्यों रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अगर हम कोविड के बाद भी हमने देखा कि दैट अगर बच्चे या स्कूल या सिस्टम अगर बहुत जल्दी से ऑनलाइन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता, तो हमें 2 साल अपने बच्चों की पढ़ाई से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। हमारे बच्चों का कोई भी ईयर, कोई भी किसी तरह का नुकसान कम से कम हुआ, तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन का है। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हाँ स्कूल अच्छे नहीं हैं, स्कूल ये करते हैं, स्कूल पैसा कमाते हैं, बट आप ये भी सोचिए कि दैट कितनी तेज़ी से उन्होंने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। कितने नए नए तरीके के माध्यम ढूंढे गए जिसके थ्रू बच्चों से कनेक्ट किया गया, बच्चों को जोड़ा गया, बच्चों से बात की गई और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए प्रयास किए गए। तो एक वो दौर, कहते हैं कि हाँ कोई बुरी चीज़ आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा सबक देने के लिए आती है, तो एक वो बहुत अच्छा सबक था कि दैट हमको हमेशा अपने सिस्टम को बदलने के लिए और समझने के तरीके को बदलने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ कि दैट जो बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम है उस पर सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन में। इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं फ़ायदे खुद आपको बताऊंगा बिकॉज मैंने ये फील किया है कि हाँ बच्चों को क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि दैट टाइम की बचत होती है। जहाँ पे कम्युनिकेशन या जहाँ पे कम्यूट करने का तरीका बहुत आसान हो, आप घर से निकले और आपको ऑटो मिल गया और आप कोचिंग जाके पढ़ा है, आप स्कूल से आए, उसके बाद फिर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप कोचिंग करने जा रहे हैं, आप गए और पढ़ा है। बट यही सोचिए कि जैसे जैसे ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज होती हैं, शहर का परिवेश चेंज होता है, दिन और रात्रि का कुछ बंधन होता है, वहाँ पे ये चीज़ कितनी मुश्किलें हो जाती हैं, स्पेशली हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। कि हाँ दैट हर जगह कम्यूट कर पाना हर एक टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि हाँ दैट हमने अपना एक एजुकेटर, हमने अपना एक ट्यूटर, हमने अपना एक मेंटर चूज़ कर लिया एंड दैट हम घर बैठे उससे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई जो करनी होती है वो खुद को करनी होती है। पढ़ाई आपको करनी होती है, आपको सिर्फ रास्ता बताना होता है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं आपको टाइम दे पा रहे हैं, वो पैसे कमाने के लिए या आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर पड़ रहा है, तो आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ दैट आप अपने पेरेंट्स की इस लगन को समझें, अपने समय का सदुपयोग करें और जिस पर्पज़ के लिए आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए, वो आप हर हाल में पूरा करें। उसके लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी रात हो गई हम जा नहीं सकते हैं, अभी हमको बहुत दूर पड़ रहा है, या रोज़ जाएंगे तो इतना खर्चा पड़ेगा। तो क्यों आप खर्चा करोगे? अभी तो ये कोविड के बाद एक तरह से वरदान हो गया है कि हाँ आप सारी चीज़ें ऑनलाइन मीडियम से बैठ के सीख सकते हो। आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप अपने ट्यूटर से पूछ लीजिए, आप गूगल से पूछ लीजिए, सबसे बड़ा ट्यूटर तो गूगल है, वो आपको बता देगा। आपको नहीं पता है कि गूगल कैसे यूज़ करना है, तो आप किसी अच्छे मेंटर को पकड़ लीजिए, आप किसी एक अच्छे एजुकेटर के थ्रू जुड़ जाइए ताकि वो आपको बता सके कि हाँ बेटा अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो उसको गूगल पे ऐसे ढूंढ लेना। ठीक है, तो ब्लेंडेड लर्निंग, ये कुछ टर्म्स हैं उस
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जो कि मैंने एज इट इज समझाने की कोशिश की है कि दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे फोकस करना है। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई तरह के कोर्सेज हैं, सिलेबसेज हैं, जिसको 8 हफ्ते 12 हफ्ते इस तरीके से कवर किया गया है। तो एक पूरा बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है आपको एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए। सपोज आप डिग्री नहीं ले पा रहे हो, आपके सामने कोई बंधन है, आपके सामने कोई मजबूरी है, तो भी आपको नॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हुई हैं, इस ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज जो आने वाला है अपने एजुकेशन सिस्टम में, कि दैट वो ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। फिर एक लैंग्वेज का जो कंस्ट्रेन हुआ करता है, मैंने आपको बताया कि हाँ दैट 5वीं से 8वीं तक के बीच में बच्चों के पास लैंग्वेज का कोई बंधन नहीं होगा। कई बार होता क्या है कि दैट हमारे जो बच्चे होते हैं उनको अपनी मातृभाषा में सीखना पसंद होता है, या उनको अपनी मातृभाषा में चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। हम स्कूल में उनको बताएं, अगर सपोज करो उनकी लैंग्वेज चेंज कर लें, किसी हिंदी भाषी अगर राज्य से हम आते हैं और स्कूल में जाके बोलते, स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं होल्ड द वाटर ग्लास, ड्रिंक वाटर प्रॉपरली। आप सोचिए उस बच्चे के लिए वो शब्द कैसा होता होगा इस कंपैरिजन में, कि जब उसकी माँ उससे बोलती है बेटा गिलास पकड़ के पानी पी लो। कौन सा ज़्यादा आसान लग रहा है? मातृभाषा में जो माँ ने बताया वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ गिलास पकड़ के पानी पीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है कि जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स हैं, वो इस बात पे ध्यान दें, इस बात पे गौर करें कि जो प्राइमरी लेवल की बच्चों की एजुकेशन है वो उनकी मातृभाषा में हो, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फिर रिपोर्ट कार्ड से बहुत डर लगता है, कॉमन सा होता है कि रिपोर्ट कार्ड से बहुत डर लगता है, कम आए ज़्यादा आए, पहले पे आए, दूसरे पे आए, 5वें पे आए, टॉप 10 में आए कि नहीं है, टॉप 50 में आए कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और ये सोचा कि दैट एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब कि जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ गणित में अगर 50 में 50 पा रहा है, 100 में 100 पा रहा है तभी वो अच्छा है। हो सकता है उसकी आर्ट अच्छी हो सकता है वो साइंस को बहुत अच्छे से समझता हो सकता है वो किसी वोकेशनल कोर्स को बहुत अच्छे से समझता है, हो सकता है वो कल की डेट में किसी कारपेंटर के पास या किसी इलेक्ट्रीशियन के पास या किसी एसी मैन्युफैक्चरर के पास जो 10 दिन का वोकेशनल कोर्स है उसको करने जाता सीखता है, एंड दैट उसके दिमाग में एक सोच पैदा हो जाती है कि हाँ इस काम को कुछ ऐसे तरीके से कर सकते हैं। जो बच्चों का दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। जो 10 साल से लेकर 25 साल तक सोचने की क्षमता होती है वो किसी भी यूथ, किसी भी युवा में सबसे ज़्यादा होती है। साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा है, जांचा परखा हुआ है। और आप सब ने फील किया होगा, हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं मैं उनको बोलूँगा कि हाँ एक चीज़ आपको सोचिएगा कि आज की डेट में जो आपकी काम करने की क्षमता है और जो आपकी उस समय में काम करने की क्षमता थी, उसमें ज़मीन आसमान आसमान का अंतर आ जाता है। तो बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सारी चीज़ें उनके स्कोर कार्ड में होनी चाहिए। हो सकता है किसी को 3-4 लैंग्वेज आती हो सकता है कि दैट कोई लैंग्वेज के साथ साथ जो है आर्ट साइड के सब्जेक्ट को बहुत अच्छा पढ़ लेता हो, किसी की हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो, किसी का ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो, किसी का अपने आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या आसपास के जो पॉल्यूशन पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं। मैंने घर में कई बार देखा है कि दैट कई बच्चे जो मेरे ही बच्चे हैं वो बोलते हैं कि आरओ में पानी बहुत ख़राब होता है। तो आज अगर उनको पता है कि आरओ में पानी बहुत ख़राब होता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जब बढ़ेंगे आगे सोचेंगे और उनको कोई भी रास्ता समझ आएगा कि पानी को कैसे बचाना है, तो वो ज़रूर इस बात को सोचेंगे कि कितने सारे घर हैं और हर घर से इतना पानी खराब होता है। तो एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है वो गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है, जिसमें बच्चों का सेल्फ असेसमेंट भी होगा, टीचर का भी असेसमेंट होगा, उनके पेरेंट्स का भी असेसमेंट होगा, और उस तरीके से एक सामूहिक स्कोर कार्ड बनेगा जो कि सिर्फ नंबर को नहीं बताएगा, बच्चों पे किसी तरह का दबाव नहीं देगा। एग्जामिनेशन का सिस्टम जो है वो चेंज किया गया है, वो चेंज हुआ है कि दैट स्कूल्स के रिजल्ट किस तरीके से करके आ रहे हैं। तो एक होल सोल पूरा इसकी एनालिसिस होगी, ये नहीं होगा कि हाँ दैट फलाना स्कूल अच्छा है या धमाका स्कूल अच्छा है। ओवरऑल बच्चे एजुकेशन में सिस्टम में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं इसका असेसमेंट होगा। तीसरे से लेकर 5वें तक गवर्नमेंट इस सिस्टम को ट्रैक करेगी, इसके रिजल्ट को एनालाइज करेगी,
कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं और एक्चुअल उनका क्या आउटकम आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ छोड़ नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हमने टीचर नियुक्त कर दिए, हमने स्कूल खोल दिए और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो ये ना होकर एक पारदर्शी व्यवस्था बनेगी जिसमें बच्चों का असेसमेंट बहुत साइंटिफिक तरीके से होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कई बार किसी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से मेल है फीमेल है कि दैट गर्ल्स है तो नहीं पढ़ सकती है 8वीं के बाद। हम मैं गांव साइड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों के बच्चियों की पढ़ाई पे फोकस अगर नहीं किया जाता है तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को दूर किया गया है, कुछ इंसेंटिव्स के थ्रू इसको दूर किया गया है। और जो एडमिशन रेट है, जो बच्चों के पढ़ाई से जुड़ने का रेट है कि हाँ दैट इतने क्लास में इतने बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो उतने बने हुए हैं कि नहीं है। पता चला 50 बच्चे क्लास 5th में हैं और 8th में आते आते 30 हुए, तो इसका मतलब इन 20 बच्चों के साथ क्या हुआ, इन 20 बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम हुई कि दैट इनको स्कूलिंग से हटना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को इसको इंक्लूड किया गया है और ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, हर तरह की लर्निंग को इंक्लूड करना, सोशल और इकोनॉमिक तरीके में एक बैलेंस बनाना, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना है कि जहाँ पर किसी को भी कोई कमजोरी ना लगे, जहाँ पे ये ना लगे कि हम फार्मर के बैकग्राउंड से आते हैं, हम किसान के घर से आते हैं तो दैट हमारी पढ़ाई में अड़चने आएंगे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ दैट हम डॉक्टर की फैमिली से आते हैं तो हमारे पास सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई से दूर हटाती थी बच्चों को, उस पे फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पे इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, इसमें कुछ प्रोविज़न किए हैं कि दैट किसी भी तरह के जियोग्राफिकल तरीके से मीन्स कोई बच्चा पहाड़ों पे रह रहा है तो दैट उसको पढ़ने में दिक्कत हो इसकी वजह से स्कूल छोड़ दे, तो ऐसा ना हो। सोशियो कल्चर किस तरह का डिफरेंस बच्चों में ना आए कि हाँ दैट एक बच्चा स्कूलिंग कर रहा है और दूसरा बच्चा स्कूलिंग नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी की वजह से वो पढ़ाई के सिस्टम से दूर ना हो पाए, किसी भी तरह की इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से वो दूर ना हो पाए। इन सारी चीज़ों का इस पॉलिसी में ध्यान रखा गया है। जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन मीन अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है दैट किसी वजह से जो बच्चों की शारीरिक संरचना उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो दैट उनको हम किस तरीके से ट्रीट करें, उनको हम किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ें, किस तरीके से उन्हें इस लायक बना सकें कि वो इस एजुकेशन को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके अपनी जीविका चला सकें, समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सके, समाज में अपना योगदान बन सके। तो कहते हैं कि समाज में योगदान देने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक परख नाम से एक मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जो कि ऑल ओवर द कंट्री बच्चों की पढ़ाई पे क्या आउटकम आ रहा है इसको एनालाइज करेगा। टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंक्लूड किया गया है, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स आएंगे जो बच्चों को पढ़ने में हेल्प करेंगे, हर तरह की लैंग्वेज में ई कंटेंट होगा ताकि बच्चा जो कि हर एक घर में डिजिटल क्रांति आ चुकी है, हर एक घर में स्मार्टफोन है, तो दैट अलग अलग लैंग्वेज में बच्चा सारी ई कंटेंट को देख सके, बच्चा साइंस समझ सके, बच्चा ज्योग्राफी समझ सके, बच्चे को गणित आ सके। वर्चुअल लैब्स इस्टेब्लिश होंगी, वर्चुअल लैब्स जहाँ पे बच्चे लैब के अंदर क्या करते हैं दैट हाथ से हम कोई चीज़ करके देखते हैं, हम कुछ चीज़ फिक्स करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। तो उस तरह की चीज़ें ऑनलाइन मॉड्यूल में हमको प्रोवाइड की जाएंगी। इंटरनेट से जुड़ी हुई बहुत सारे सॉफ्टवेयर, इंटरनेट से जुड़े हुए बहुत सारे तौर तरीके लाइब्रेरी में सेट किए जाएंगे। दीक्षा एंड स्वयं ये दो पोर्टल ऐसे हैं, इसका नाम सभी ने सुना होगा, जो भी हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उन्होंने स्वयं पोर्टल पे जरूर लॉग इन किया होगा, स्वयं पोर्टल को देखा होगा। स्वयं का मीन्स होता है कि दैट खुद से सीखना। अगर किसी माध्यम किसी भी कठिनाई की वजह से आप नहीं कुछ सीख पा रहे हो, नहीं एजुकेशन सिस्टम में जुड़ पा रहे हो, तो खुद ब खुद आप इस चीज़ को सीख सको। फिर इस एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी ये चेंज आने वाला है वो किस हद तक और कब कब इम्प्लीमेंट होगा उसकी एक रूपरेखा यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले चेंज हैं, जिसका मैं सबसे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता बोर्ड एग्ज़ाम में क्या चेंज होगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो भी चेंज हो रहा है वो बहुत सुखद चेंज है और वो 24-25 से 12th क्लास में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है,
इस स्लाइड को अगर चाहें तो आप इसके स्नैप भी ले लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ कोई भी पॉलिसी आती है तो वो धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होती है। तो क्लास 12th तक इस सारे पाठ्यक्रम को इस नए तौर तरीकों के इस्टेब्लिश होने के लिए 2024-25 का समय फिक्स किया गया है। 2040 2000 तक पॉलिसी जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी, कंप्रेहेंसिव सभी तरीकों से, चाहे वो हायर एजुकेशन का सेगमेंट हो, चाहे वो मीडियम एजुकेशन का सेगमेंट हो। हर एक एजुकेशन सिस्टम में 2040 तक सारी पॉलिसी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी और उसके रिजल्ट्स हमको दिखाई देने लगेंगे। तो इसके बाद का जो वीडियो है, अभी मैंने इसमें सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक का मीन्स 12th तक के आने वाले चेंजेस को या आने वाले जो सुखद परिवर्तन है उनके बारे में पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है, उनको ये बताने की कोशिश की है कि ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया या हायर एजुकेशन के कोर्सेज हो गए जैसे बीटेक हो गया, तो उसमें क्या कुछ करके चेंज आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से उस वीडियो पे भी बने रहिएगा। इस वीडियो पे आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। अगर किसी को किसी तरह की शंका है, किसी तरह का डाउट है, तो कमेंट करके मुझे हर हाल में बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी भी पेरेंट्स को कुछ बता पाऊंगा, उन्हें रास्ता दिखा पाऊंगा, ताकि हमारा एक और बच्चा अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, अपनी एजुकेशन को अटेन कर सके। ये कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन थे कि अभी तक जो हमारी सरकारें थी वो जीडीपी, जो हमारे देश की इकोनॉमी बताती है, कि उसमें से केवल 3.5% शिक्षा पे खर्च होता था। एनईपी का टारगेट 6% है। तो आप सोच सकते हो कि जब किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च किया जाता है तो वहाँ पे काम दिखता है, वो चीज़ हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आती है। ठीक है, तो द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी के लिए पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, उनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए, ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए और किसी भी तरह पढ़ाई को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कभी भी बिल्कुल मत पीछे हटिए। आज के आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम है, नए नए टूल्स आपने देखे होंगे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से जीवन चेंज करती है। हमने 2G से 3G मोबाइल नेटवर्क को बहुत 10 साल में बदलते हुए देखा था, बट 4G से 5G आते हुए 5 से 6 साल ही लगे। हमारे हाथ सारे सारे बच्चों, सारे पेरेंट्स, सारे घर के हाथों में स्मार्टफोन है। हर उस स्मार्टफोन से हर कोई पर्सन गूगल कर सकता है, हर एक पर्सन यूट्यूब पे सीख सकता है, हर एक पर्सन दुनिया में कई तरह के कोर्सेज हैं, दुनिया के किसी भी कोने के, इवन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, IIT, जितने भी हमारे देश के टॉप रीडिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हर एक जगह के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BHU, हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उन्हें डिजिटली भी स्ट्रांग बनाइए। बच्चों को डिजिटली पढ़ाई करने के लिए उनसे साथ में उनके बैठिए, वो क्या चीज़ देख रहे हैं, वो क्या चीज़ नहीं देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, इसको थोड़ा सा फिल्टर कीजिए। ठीक है, बट बच्चों की पढ़ाई से पीछे मत हटिए। आप भले उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हो तो किसी एडुकेटर से जुड़िए, किसी काउंसलर से जुड़िए। अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें जो भी उनके लिए दिक्कत का कारण बन रही हैं उनमें समझने में उनकी हेल्प कीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही करते हैं। थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, जो अगला वीडियो है जो कि आपके मीडियम फाउंडेशन लेवल के बाद के एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ आने वाले चेंजेस हैं उनके बारे में होगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। थैंक यू।